जो मुनीदार के स्कूल के लिए पैसे आने वाले हैं ना, वो बस हमें दे दीजिए आप। देखिए ब्रदर, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब सिस्टम बदल गया है। देखिए, आज रात का भोजन अगर आप हमारे घर पे करेंगे तो बड़ी दया दृष्टि होगी आपकी। मैं शाम को आता हूँ। पूरन का नजर स्कूल के पैसों के ऊपर भी है। लेकिन हमें देवी दत्त जी पे पूरा भरोसा है। अगर वो अपने विचारों से नहीं टिकेंगे तो स्कूल बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कुछ समझा नहीं। स्कूल बनाने का जो पैसा आने वाला है ना आपके पास, वो पूरा का पूरा मुझे सौंप दीजिए। प्रधान जी, सरकार ने जिम्मेदारी मुझे दी, मैं तो अपना काम करूंगा ही। स्कूल को कैसे बनवाना है ये मेरा अपना कर्तव्य है। अरे आप कोई सरकारी ऑफिस में क्लर्क थोड़ी ना है कि हिसाब किताब करते बैठेंगे। अरे आप तो मास्टर हैं, इतने श्रेष्ठ हैं आप, मतलब इस समाज में आपकी अलग ही पहचान है। तो जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, उनका भविष्य बनाइए, यही तो आपका काम है ना, यही कीजिए। बाकी जो हिसाब किताब है हमें संभालने दीजिए। मुझे अपने दायित्व का ज्ञान है और निभाना भी अच्छी तरह जानता हूँ। जैसे बच्चों को पढ़ाना मेरा धर्म है, वैसे स्कूल को बनवाना मेरी जिम्मेदारी, और इसे मैं अच्छी तरह निभाऊंगा। ये तो सचमुच ईमानदारी के फैशन में फंस गया है। इसका ये लिफाफा है ना, फाड़ के निकालना होगा। अरे मास्टर जी, देखिए आप इस गांव में नए हैं, मैं हमारे लोगों को जानता हूँ। ये जो भारी इंसान होते हैं ना, उनको लूट लेते हैं। तो क्यों स्कूल बनाने के चक्कर में पड़े हैं आप? वो तो वैसी बात हो जाएगी ना कि आपने तलवार के नीचे अपनी गर्दन रख दी, तो आपकी गर्दन का क्या होगा? कटेगी ना। सोचिए, क्यों बलि का बकरा बनना चाहते हैं आप, बताइए। प्रधान जी, मुझे समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सारी बात समझने के साथ साथ मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूँ। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जिम्मेदारी के बोझ से डरकर भागने वालों में से मैं नहीं। एक बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ, जिस आदमी के सर पर जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, उसे अच्छी तरह निभाने पर उसका सर घर से उतना ही ऊंचा उठता है। लेकिन हमारे जो गांव के लोग हैं ना, बहुत छोटे लोग हैं, तो ईमानदारी का सर क्यों उठा रहे हैं आप? देखिए, वो आपकी ऊंचाई देख भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी ना, काफी समय से कहा जाता है कि ज्यादा इंसान जो ईमानदार होता है ना, उसे सबसे ज्यादा गालियां ही पड़ती हैं। आपको भी बताइए बात। चलिए मैं काम करता हूं, एक नया प्रस्ताव रखता हूं। देखिए, 7 लाख रुपए सरकार की तरफ से आने वाले हैं, तो एक काम करते हैं कि 3 लाख आप रखिए, 3 लाख मैं रख लेता हूं। और जो लाख रुपए बचेगा ना, तो उसका 3 टप्पर वाला कुछ बना दूंगा गांव वालों के लिए। हाँ, मतलब बारिश और धूप से बचने के लिए कुछ तो हो ना उनके पास। अरे स्कूल इंस्पेक्टर को ना अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं। हाँ प्रधान जी, अपने घटिया और गंदे ख्याल आप अपने तक ही रखिए। स्कूल के निर्माण के लिए सरकार ने 7 लाख रुपए देने की बात की है। उसमें से एक एक पैसा स्कूल के निर्माण के लिए लगेगा। मेरे रहते हुए एक भी पैसा भ्रष्टाचार की पेट नहीं चढ़ेगा। अरे रुकिए ना मास्टर जी, इतना क्रोध करते हैं। क्रोध करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आप एक बात बता दें, मेरी पंचायत में रहकर ना आप मुझसे बैर नहीं कर सकते। ये बात तो वही हुई ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। और मैं तो अजगर हूं, पूरा का पूरा निकल जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। और आपने इस घोटाले में मुझे दोबारा मिलाने की कोशिश की ना, तो आपके घर से सिर्फ लक्ष्मी नहीं, आपके कुल देवता और ग्राम देवता सभी नाराज हो जाएंगे। एक सरकारी कर्मचारी को घूस देने की सजा जानते हैं आप? चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे या अपना जमीर खो दे, ऐसा इंसान नहीं हूं। ये स्कूल मेरा मंदिर है, मेरी तपोभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, और बच्चों को पढ़ाना मेरी साधना। इन बच्चों का जीवन मेरा कड़वा अतीत है, जिसे मुझे सुखद बनाना है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, सरकार ने जो 7 लाख रुपए दिए हैं, वो 7 के 7 ही लगेंगे। उसमें से एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा। आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपके लिए अच्छा हो। चलता हूं।
ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। करना क्या चाह रहा था ये मास्टर? मुझे धमकी दे रहा है। ऐसे ही नहीं पता कि मैं साम दाम दंड भेद छल नीति कपट कुच्चक का षड्यंत्र सब इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसे इस गांव में टिकने नहीं दूंगा। ईजा, पता है आज पूरन आया था देवीदत्त जी से मिलने स्कूल में। वो बदमाश स्कूल क्या करने आया था? पता नहीं, कह रहा था कि उनसे कुछ काम है, इसलिए उन्हें अपने घर बुलाया। ऐसी क्या बात है जो उसने देवीदत्त को अपने घर बुलाया? पता नहीं ईजा, उसे देवीदत्त जी से कुछ काम था, इसलिए अपने घर बुलाया। मुझे इस पूरन पे जरा भी भरोसा नहीं है। ये पैसे का पुजारी है, इसकी पूरी नजर स्कूल के पैसे पर है। ईजा, माना कि पूरन शातिर है, लेकिन देवीदत्त जी की ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर उसने देवीदत्त जी को पैसों का लालच देने की कोशिश भी की ना, तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा और फिर दोबारा किसी को पैसे खिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी पूरन की वजह से आज तक मुनीदार की इतनी दुर्गति हुई है। इसी की वजह से अभी तक ना गांव में स्कूल बन पाया है और ना ही अस्पताल। हाँ ईजा, ये तो सभी जानते हैं, पर फिर भी हर साल पूरे गांव वाले उसे ही प्रधान चुनते हैं। पर इसमें बेचारे गांव वालों की भी कोई गलती नहीं है। पूरन एक छटा हुआ चोर है। वो अच्छी तरह से जानता है कि किससे कैसे वोट लेना है, और इन्हीं सब हेरा फेरी कर कर वो आज तक चुनाव जीतते आए हैं। गांव के लोग तो अनपढ़ हैं, उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके वोट की क्या कीमत है। किसी को नोट खिलाकर तो किसी को शराब पिलाकर, यही सब हेरा फेरी करके वो आज तक वोट जीतते आया है। जब तक अपने गांव के लोग नहीं जीतेंगे, तब तक ये पूरन जैसे लोग गांव वालों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। पूरन ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर गांव वाले पढ़ लिख कर समझदार हो गए तो उसकी नेतागिरी बंद हो जाएगी। वो कभी नहीं चाहेगा कि गांव में स्कूल बने, और वैसे भी सरकार से जो पैसा आता है पूरन उस पे अपना पहला अधिकार समझता है। पूरन जैसे 1000 लोग मिलकर भी अगर कोशिश करेंगे तो भी देवीदत्त जी की ईमानदारी की दीवार में से एक ईंट नहीं निकाल पाएंगे। वो चाहे जितना भी सर मारे, सर तो उन्हीं का फूटना है। ईजा, ये स्कूल तो बनकर रहेगा। ईजा, मैं रसोई में जाती हूँ, खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। चेली, तू अपने स्कूल और आगे की पढ़ाई देख। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब काम तेरे लिए नहीं है। तू अपने आगे की पढ़ाई कर, मैं जाके रसोई में खाना बनाती हूँ। और मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे काम करने दिया कीजिए। मेरे को पता है कि आप जितना अच्छा खाना मैं नहीं बना सकती, पर जब कभी मौका मिले तो काम करने दिया करो। अभी आप ये सब्जी काटो, मैं चावल भी चुन लूंगी और बाकी का काम भी कर लूंगी। वैद जी, ये पूरन आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? आज उसने मुझे अपने घर बुलाया। पहले तो तरह तरह की बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश की, फिर स्कूल भवन के निर्माण के पैसों में भ्रष्टाचार करने का प्रस्ताव रख दिया। तो तुमने क्या कहा? मैंने तो साफ साफ इनकार कर दिया, और स्कूल के निर्माण में किसी की भी दखलंदाजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम उसकी कोई भी बात मत सुनना, वो आदमी स्वार्थी है। दाजू, आप निश्चिंत रहो, हम सब गांव वाले आपके साथ हैं। हाँ चेला, इस सारा गांव तुम्हारे साथ है, तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना काम ईमानदारी से करते रहना। आज मुझे ऐसा लग रहा है भगवान ने जैसे मेरा पूरा परिवार मुझे लौटा दिया। बाबा, आमा और छोटी बहना पाकी। दाजू, आपके आने से हमें भी अपना परिवार भरा भरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से आपकी कमी थी, बस हमने महसूस नहीं की। सालों बाद
अब हमारा परिवार भी पूरा हो गया है, मुझे भी अपना एक बड़ा भाई मिल गया। राखी बांधने की मेरी बरसों की तमन्ना अब पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हूं ना तेरा राजू। तू बस मन लगाकर पढ़ाई करना, और अगर कोई भी समस्या होती है मुझे बताना। दाजू अब आगे कैसे पढ़ाई करूं? अभी तक तो पढ़ाई मैंने 30-30 किलोमीटर साइकिल चलाकर की, अब और आगे पढ़ना है तो शहर जाना होगा। अब मेरा घर छोड़ना भी तो संभव नहीं है ना। संभव क्यों नहीं होगा? अब आमा और बाबा को छोड़ के तो मैं नहीं जा सकती, और फिर नौकरी करने का मुझे कोई शौक नहीं है। शौक नहीं है तो क्या, पढ़ाई का तो शौक है ना। ये किसने कहा कि पढ़ाई खाली नौकरी के लिए की जाती है? शिक्षा तो जितनी मिले कम है। क्यों वैद जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? शिक्षा के पक्ष में मैं हमेशा से हूं, लेकिन पाखी ने कभी आगे पढ़ने की कोई बात ही नहीं की। अगर वो पढ़ना चाहती तो मैं उसे थोड़ी रोकता। हाँ, छेला, पढ़ाई की तो बात यूं है कि इंसान की उम्र खत्म हो जाए, लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं होती। पढ़ाई करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, इच्छा होनी चाहिए, और बात ज्ञान की, बुद्धि की और समझ की है। अब हमारी पाखी को देखो, बचपन से इसे जड़ी बूटियों का ज्ञान है और बीमारियों का इलाज करने का इतना तजुर्बा है कि इसे ना तो किसी आगे की पढ़ाई की जरूरत है और ना किसी डिग्री की। इससे मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर पाखी आगे पढ़ना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे। भाई, हमें ना तो इसकी शादी की अभी कोई जल्दी है, और ना हम इतने स्वार्थी हैं कि इसे अपने काम में लगाए रखें। तुम ही बताओ पाखी, क्या तुम आगे पढ़ने शहर जाना चाहती हो? क्यों पाखी, तुम्हें आगे पढ़ना है? आगे पढ़ना है तो बताना, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। अब मुझे यही तो नहीं समझ आता कि मैं आगे क्या करूं। कभी कभी लगता है कि गांव में रहकर गांव वालों की सेवा करूं। यहाँ दूर दूर तक अस्पताल नहीं है, गांव वालों को सिर्फ हमारे ही घर का सहारा है। यहाँ रहकर आमा और बाबा की मदद करूं। और कभी कभी सोचती हूँ कि भविष्य में मुझे ऐसा ना लगे जैसे मुझसे कोई भूल हो गई। मेरे पास समय था और मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की। दाजू, आप ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। कम से कम ग्रेजुएशन तो करनी ही चाहिए। तुमने अपनी 12वीं की पढ़ाई साइंस से की, 3 साल में तुम्हारा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। इस पुरातन चिकित्सा पद्धति के ज्ञान के साथ अगर जीव और वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई भी साथ में जुड़ जाए तो तुम्हारी चिकित्सा में ही मदद करेगी। और तुम प्राइवेट एग्जाम भी दे सकती हो, कॉरेस्पॉन्डेंस के कोर्स में एडमिशन लेकर घर से पढ़ाई कर सकती हो। सिर्फ एग्जाम देने के लिए शहर जाना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। ऐसा करता हूँ, जब मैं अगली बार शहर जाऊंगा तो तुम्हारा एडमिशन फॉर्म लेता हूँ। थैंक यू दाजू। एक तो तुम मुझे दाजू कहती हो और ऊपर से थैंक यू। तुमने अब इतना खिला दिया है कि समझ में नहीं आ रहा कि बचेगा कैसे। अरे दाजू, पहाड़ी रास्ता है, 4 बार सीढ़ियां उतरोगे चढ़ोगे वैसे ही खाना पच जाएगा। सही कह रही है पाखी। आप जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म सबसे बड़ा और अच्छा धर्म। धर्म तो सभी महान होते, पर ये इंसान ही है जो अपने धर्म को बड़ा करने के लिए दूसरे धर्म से भिड़ जाता है।
काकी। कैसी है चेली, बच रहे? और क्या हालचाल? सब ठीक काकी, बस आप बड़ों का आशीर्वाद है। और लकड़ियाँ लेकर जा रहे हो घर? सुगंधा कैसी है? बस बढ़िया है, स्कूल के कामकाज में लगी रहती है। और लखन काका कैसे हैं? कब आ रहे हैं वो गांव? अभी 2-3 महीने आना तो मुश्किल है, बॉर्डर पे तैनात है ना, बड़ी मुश्किल से बातचीत हो पाती है। हाँ ये बात भी सही है। और संतोष इस बात का है कि लखन काका हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमें गर्व है उन पर। और आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं तो वैसे ठीक ही हूँ, बस घुटनों में कभी कभी दर्द रहता है। काकी ये बहुत गलत बात है, दूर दूर से लोग आते हैं मेरे पास इलाज कराने के लिए, और एक आप हैं, आपके पास ही कुआं है और आप कैसी हैं? अब क्या बताऊँ चेली, घर के काम करते करते दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। चलो मैं अभी आपको दवा देती हूँ, चलो आप मेरे साथ। मैं बाद में आती हूँ चेली, अभी जाकर घर पर कुछ बना के सुगंधा को खिला दूँ। काकी आप सबकी इतनी चिंता मत करा करो, सुगंधा अब बच्ची थोड़ी है, बड़ी हो गई है, मास्टरनी हो गई है वो। आप पहले मेरे साथ घर चलिए और दवाई लीजिए, फिर अपने घर जाना। पहले ही आप लापरवाही के कारण अपना बहुत नुकसान कर चुकी हैं। चलिए। अच्छा चल ठीक है, अब तेरी जिद के आगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। चल चलती हूँ। वैद काका, मेरा यह हाथ ठीक तो हो जाएगा ना? जलने का कोई दाग तो नहीं रह जाएगा? घाव भी ठीक हो जाएगा और दाग भी चला जाएगा। अब मुझे लड़के वाले देखने आ रहे काका, और अगर उन्हें मेरे हाथ में ये दाग दिख गया तो वो शादी से मना कर सकता है। चली, लड़के वाले तुम्हारा चेहरा देखने आएंगे, हाथ नहीं। काका आप तो ये जानते हैं कि लड़के वालों को लड़की में कोई खोट नहीं चाहिए, भले ही लड़के में कितने भी अवगुण। मुझे डर लग रहा है काका। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लड़के वाले जिस दिन आएंगे ना तो मुझे बता देना, मैं उनके स्वागत में हाथ बटा दूंगा, और अगर तेरे हाथ के बारे में कुछ भी पूछा ना तो मैं जवाब दूंगा, समझी? ठीक है काका। हाँ ये काका अब वहां रख दे, ये ले दवाई, ये लेते रहे ना। वैद जी, अरे देवीदत्त, आजा, बैठो बैठो। क्या बात है देवीदत्त, ऐसे क्या देख रहे हो? यही देख रहा हूँ क्या आपने उस लड़की का इलाज भी किया, उसकी शादी ना टूट जाए, लड़के वालों के घर जाकर बात करने के लिए भी तैयार हो गए। और जब आपको उसने इस इलाज के पैसे दिए तो आपने देखी भी नहीं। मैंने आज तक कभी इतना बड़ा मानव पूजक इंसान नहीं देखा। आपके विचारों में और व्यवहार में कोई भेद नहीं। मैंने तो कभी आपको भगवान को इतनी शिद्दत से पूछते हुए नहीं देखा जितनी शिद्दत से आप लोगों की सेवा करते हैं। सच में आप जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म सबसे बड़ा और अच्छा धर्म। धर्म तो सभी महान होते हैं, और सारे धर्म मानव कल्याण के लिए बने, पर ये इंसान ही है जो अपने धर्म को बड़ा करने के लिए दूसरे धर्म से भिड़ जाता है। हर इंसान का अपना देवता, अपना धर्म हो सकता है, और वो अपने तरीके से उसकी पूजा करने के लिए बिल्कुल आजाद। मेरे लिए मेरे मरीज ही देवता है जो मेरे पास आस लेकर आए। मैं उनकी आस पूरी कर दूं, यही मेरे लिए पूजा है, यही मेरा धर्म है। जैसा तुम्हारा धर्म शिक्षा देना है, बच्चों के अंदर विद्या के साथ साथ संस्कार भरना होता है। हम सब ऐसे ही अपने धर्म पर चलते रहे। इंसान इंसान की कीमत समझेगा तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी।
ऐसे लापरवाही क्यों कर रही है? मुझे पता है, मैं अगर कुछ पूछूं तो तू यही कहेगी कि घर के काम में फंसी रहती है। अरे अपना ख्याल तो रख। अच्छा, इनसे मिलो। ये है देवी दत्त। ठीक कह रहे हो बेटा। अरे लता, नमस्ते बैद जी। नमस्ते। नमस्ते ईचा। नमस्ते नमस्ते। अरे लता, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई तू? बाबा, काकी के घुटनों में दर्द हो रहा है, आप इन्हें दवा दे दीजिए फिर से। लता, दवा खत्म हो गई थी तो लेने के लिए क्यों नहीं आई? ऐसे लापरवाही क्यों कर रही है? मुझे पता है, मैं अगर कुछ पूछूं तो तू यही कहेगी कि घर के काम में फंसी रहती है। अरे अपना ख्याल तो रख। अच्छा, इनसे मिलो। ये है देवी दत्त। हमारे गांव के नए मास्टर। अरे मैंने तो इनको देखा ही नहीं। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर। बेटा, सुगंधा से बड़ी तारीफ सुनी थी तेरी, बहुत बार मिलने का मन बनाया पर संजोग ही नहीं बना। हाँ, जब इनको दवा लेने की फुर्सत नहीं है तो आपसे मिलने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी? देखिए, अब इनको आए गांव में इतने दिन हो गए पर आप इनसे मिलने नहीं आई। अगर मैं आज इनको खींच के नहीं लाती ना तो आज भी संयोग नहीं बनता। बेटा, आज मेरे घर पर खाने का निमंत्रण है तुम्हारा, आना जरूर। जी माता जी, मैं बिल्कुल आऊंगा। वैसे भी मैं निमंत्रण छोड़ता नहीं हूँ। मेरे नाम का दाना जहाँ भी पकता है मैं पहुंच ही जाता हूँ, और आपने तो मुझे निमंत्रित किया है। एक दिन क्या बेटा, तू रोज भी आएगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुझे देखा ना, मुझे अपने बेटे की याद आ गई। अरे लता, ना तो मास्टर को मार सकते हैं और ना जिंदा रख सकते हैं। उसके ऊपर तो मेरी नजर है ही है। और रही बात इस मास्टर की, तो अगर उसकी पतलून मैंने गीली नहीं की ना तो मेरा नाम भी पूरन सिंह नहीं। सुगंधा के बाबा की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करना भगवान। क्या हुआ सुगंधा? ईजा, कारगिल बॉर्डर पर गोलाबारी चल रही है। पास के गांव के एक जवान का पार्थिव शरीर आया है और बाबा भी वही है।